अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाली मोहम्मद। आज इस वीडियो के ज़रिए यंग लॉयर्स और लॉ के स्टूडेंट्स के साथ एक काबिल वकील की सलाहियतें और कोर्ट प्रोसीडिंग्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को शेयर करना चाहूँगा कि कैसे आपने शवाहिद इकट्ठे करने हैं, कैसे आपने एक्सप्लेन करना है। तो तैयारी में क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट कोर्ट प्रोसीडिंग शेयर करना चाहूँगा, ताकि जो यंग लॉयर्स हैं, जो प्रैक्टिकल फील्ड में न्यू आए हैं, कोर्ट जोन में जाएँ, उनकी तैयारी अच्छी हो तो जज भी मुतासिर हो सके। तो जज को मुतासिर करना बहुत ज़रूरी है। सो चैनल पर नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर लाजम करें ताकि इस तरह की मज़ीद रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँचाई जा सके जो आपको प्रैक्टिकल फील्ड में एक बेहतरीन जो है वो वकील बना सके। पार्ट 1 में देखें, अपना मुकदमा पेश करने के लिए कमरा अदालत में दाखिल होने से पहले किसी भी वकील की तैयारी के 3 मराहल होते हैं। देयर आर 3 स्टेज ऑफ प्रिपरेशन फॉर एनी लॉयर बिफोर एंटरिंग द कोर्ट रूम टू प्रेजेंट देयर केस। पॉइंट नंबर 1, हालात व वाक़ियात। पॉइंट नंबर 2, कानून को जानना। पॉइंट नंबर 3, जज को जानना। तो ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इन पर आपकी गिरफ्त इस तरह हो जैसे आपका अपने वजूद पर कंट्रोल है। अगर आपके इनमें से कोई भी पॉइंट ऐसा हुआ तो आपकी मिस हैंडलिंग केस के रुख को चेंज कर सकती है। आप केस दायर करते वक्त ही फरी हो जाएंगे, या आप केस हार जाएंगे, या जज आपसे मुतासर ना हुआ तो ये उसी वक्त मुस्तरद भी हो सकता है। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट ऑफ व्यू है हालात व वाक़यात को जानना। एक वकील की मिसाल उसी सेल्समैन की तरह है जो अपनी अशिया बेचता है। अब अगर उस सेल्समैन को इन अशिया के बारे में इल्म ना हो, वो गाहक के सवालात के जवाब क्या देगा? वो गाहक को मुतमिन नहीं कर सकता, तो वो कैसे अशिया को बेचेगा? इसलिए एक बेहतर सेल्समैन को चाहिए जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है उसकी क्वांटिटी, उसके फीचर्स, कंपनी, हर एक चीज़ का उसे अंदाज़ा बखूब होना चाहिए। सेम लाइक इस तरह वकील के मामले में अशिया की जगह आप दलाइल रख सकते हैं। अगर वकील अपने केस में आगाह ना हो, हालात व वाक़यात पर कमांड ना हो, जज सवालात के जवाबात उसके पास ना हो, तो जज से ज़्यादा तैयारी उसकी ना हो, तो यकीनन तौर पर जज की तवज्जो इससे हट सकती है और यहाँ तक कि मनफी नतीजा भी निकल सकता है। मैं आपको एक चीज़ अपडेट कर दूँ, जब आप कोर्ट जोन में एंटर होते हैं ना, तो आपकी डिस्कशन, आपका एटीट्यूड ही बता देता है कि आप कितने काबिल वकील हैं, और जज को पता चल जाता है। ठीक है, जज साहब आपको कोई रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, आपकी तैयारी का मुकम्मल होना ज़रूरी है। फिर आपने क्या करना है, अपने केस को प्रेजेंट करना है कि उस वक्त हालात शुमार जो थ्रेट पॉइंट ऑफ व्यू हैं, जो ये साबित करें कि वाकई कोई क्राइम कमिटमेंट हुआ है। ठीक है, और जिस पर जो है मुद्दई है, जो रिस्पोंडेंट है, वो अब उसका हक मांगने के लिए अदालत में आया है, और आप प्रेजेंट करेंगे इस सारे मामला को विद दी रेफरेंस। आप साबका जो है वो केसेस की जो जजमेंट है उसको भी जोड़ सकते हैं, और केस के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पाकिस्तान पिनल कोड जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1898 की रोशनी में उसको आगे मज़ीद बता भी सकते हैं। तो कोर्ट जोन में जनाब जज के आगे आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो बिल्कुल ज़बरदस्त होना चाहिए, बिल्कुल सीरियस, टू द पॉइंट, नो फनी, नो जोक्स। क्योंकि किसी तरह के भी अगर आपकी कमिटमेंट में लचक पैदा हुई तो जज आपसे मुतासर नहीं होगा। याद रखिए, आपका अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू वीक है तो आपकी पूरी स्टेटमेंट वीक समझी जाएगी, और पॉसिबल है कि जनाब आला आपकी मुखालफ पार्टी के जनाब मुलज़म को बेल भी उस वक्त मिल जाए और मज़ीद लचक केस में आ जाए। एक वकील उस वक्त बदतरीन हालत में होता है जब जज उससे रिकॉर्ड पर किसी चीज़ के बारे में सवाल करें और वकील उससे लाइल्म हो, या अदालत किसी मुतलका केस ला का हवाला दें, यानी कि जो मैंने साबका जजमेंट के वाले से बात बताई, और वकील उसका जनाब आला इसका इल्म ही ना हो, क्योंकि तैयारी के दौरान वकील साहब ने इसको पढ़ा ही नहीं हो। और ये लाइल्मी जब तक अदालत को पता चलती है तो वकील साहब को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और केस का फ़ैसला आने पर इसका पता चलता है कि वकील साहब को अपने जो प्रोसीडिंग में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उनके ऊपर गिरफ्त नहीं, जिसकी बिना पर जज मुतासर नहीं हुआ, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू जो जनाब एक्सपोज करने के बाद जो रिस्पोंडेंट को जवाब मिल सकता था, हक मिल सकता था, वो मिलने से कासर हो गया। इसीलिए बताते हैं कि वकील को केस के तमाम हालात व वाक़यात का पता होना चाहिए और अदालत की जानिब से किसी भी सवाल का जवाब देने के काबिल होना चाहिए। अदालत जब भी वकील से किसी दस्तावेज़ के बारे में सवाल पूछे तो वकील ना सिर्फ फौरी तौर पर वो दस्तावेज़ सामने लेकर आएँ, इसके सफ़ा नंबर भी बताएं।
अब बहुत सारे वकील ऐसे होते हैं अपनी फ़ाइल जज साहब के सामने पेश करते हैं केस की, तो होता क्या है कि केस की फ़ाइल्स के ऊपर जो पेजेस हैं उस पर नंबर नहीं होते, तो वो बताते हैं जी अगला सफ़ा पिछला सफ़ा, तो कोर्ट समझ जाता है कि ये मुकम्मल तौर पर जो है रेफरेंस बयान नहीं कर सकता और ना जज के पास इतना टाइम है कि वो सफ़े काउंट करता फिरे। तो इसलिए बेहतर वकील क्या होता है, वो हर पेज के ऊपर उसका नंबर है, पेज नंबर 1 2 3, जब भी प्रोसीडिंग का मामला चल रहा हो तो जज साहब को बता सके जज साहब ये पेज नंबर 10 पे आइएगा, पेज नंबर 10 पे देखिए मैं ये चीज़ है फ़लाँ लाइन में पैराग्राफ में, तो पैराग्राफ शेप में एक्सप्लेन करना चाहिए। इसको पढ़ कर सुनाएं, बल्कि अगर उससे जुड़ी कोई और दस्तावेज़ है तो वकील वो भी अदालत के सामने रख दें। अब यहाँ पर देखें जो उसका केस है उसके रिलेटिव फैक्ट्स में अगर कोई जजमेंट है तो वो भी जनाब वाला उसके साथ जोड़ दें। जैसे पेज नंबर 10 है उसमें एक्सप्लेनेशन है और 10A पेज और साथ है, ताकि वो पेज नंबर 10 को स्पॉटेड हो। तो आप बता दें जैसा सब ये 10A पेज है इसके नेक्स्ट, इसमें जनाब वाला कुछ थ्योरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है इस केस के रिलेटेड। फिर इस पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस तरह करने से जज साहब पर कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि वकील अदालत का एतमाद हासिल कर लेता है और कामे की तरफ गामजन हो जाता है। जज को पता चल जाता है फिर ये वकील पढ़ा लिखा भी है, समझदार भी है और इसकी जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग पर, सिविल प्रोसीडिंग पर, ठीक है, लेबर पर या दीवानी मुकदमे या दीगर में उसकी जो है वो गिरफ्त अच्छी है। तो इस गिरफ्त पर जो है वो फिर सेटिस्फाइड होता है और आपके नताइज वो फिर अच्छे आते हैं, जिस पर जो है आपके जो रिस्पोंडेंट हैं, जो दरख्वास्त दहिंदा है, उनको काफ़ी बेनिफिशरी पॉइंट मिलता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जनाब, इसको अगर आप समझ लेते हैं तो आपका आधा केस यहीं पर हल हो सकता है। हालात व वाक़यात पर अबूर हासिल करने के बाद ही आप अपने केस में कानूनी नुक्ता पर फैसला कर सकते हैं कि आपके केस में क्या कोई कानूनी नुक्ता है और इसके लिए मुतलका कानून क्या है। आपने अब केस पढ़ा, फिर आपको पता चला ये क्रिमिनल केस है और फिर आप देखते हैं कि ये 420 है, 406 है, 422 है, 468 है, 496 है, 302 है, समथिंग लाइक दैट। वो आपने फिर एक्सप्लेन करना, 376 है, ए है, बी है। तो ये सारी चीज़ें फिर आप उसके पढ़ने के बाद पाकिस्तान पिनल कोड का हवाला देते हुए जो सारा सिस्टम को आगे फिर आप पेश करते हैं कि उसमें CRPC लगती हैं या CPC लगती हैं या फिर सभी, फिर आप हवाला देते हो QSO का यानी कानून शहादत आर्डीनेंस का, फिर सारी चीज़ें आप पर बड़ा इफ़ेक्ट करती हैं। अब इसमें नेक्स्ट में देखें हालातों वाक़यात पर अबूर कैसे हासिल करें। पहला असूल ये है कि फ़ाइल को एक से ज़्यादा बार पढ़ें और अगर आपकी फ़ोटो जेनिक मेमोरी है तो आप नोट्स के बगैर भी अदालत में जा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी मेमोरी ऐसी नहीं है तो आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। आमतौर पर ये नोट्स एक सफ़े से ज़्यादा नहीं होने चाहिए ताकि आप बहस के दौरान कोई अहम तरीन नुक्ता मिस ना करें। ठीक है, लम्हे जो भी इसमें नोटिस में हो सारी चीज़ें लिखी गई हों, क्योंकि ये मदद की बजाय आपको अदालत में नुकसान दे सकती है कि आप जनाब मेमोराइज आपकी इतनी ना हो। क्योंकि मैं तो यही कहूँगा कि आप एक पेज पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू लिख लें और उसको साथ दे जाएँ। क्योंकि बहुत सारे केसेस आप फेस करते हैं तो समटाइम जो है ना वो इंसान है तो माइंड जो है ना वो मिक्सअप कर देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक पेज पर 2 पॉइंट फैक्ट्स ले जाएँ, कोर्ट में सामने पेश करें, इसको पढ़ के कोई इशू नहीं है। इसके साथ साथ फ़ाइल को पढ़ते रहें जिससे आपको सब कुछ याद भी रहे और अगर कोई पॉइंट आपसे पहले छूट गया हो तो वो भी इससे दरियाफ्त कर पाएँ, यानी उसको भी आप एक्सप्लेन कर लें जो पहले रह गया तो जो आप डिस्कस ना कर सके तो फिर नेक्स्ट सीरीज में बता सकें। जैसा भी मैंने मज़ीद इस पर इंक्वायरी की है, मज़ीद इस पर नज़रसानी की है, तो मुझे एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट मिला है। वो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर इस तरह के ये मामलत हैं तो ये जनाब आला इस दफ़ात के मुताबिक इस केस का रुख इस तरह जाता है। तो ये क्या होगा, आपकी प्रेजेंटेशन जो अच्छी होगी तो जनाब आला केस आपका 95% एक लेवल पर आ गया। कभी कभी केस ऐसा होता है कि उसके हालातों वाक़यात को समझने के लिए जाए वुकवा पर जाना पड़ता है, मुख्तलिफ़ जगहों को देखना पड़ता है। अगर आपका केस इस किस्म का है तो जाए वुकवा पर या इन जगहों पर ज़रूर जाएं ताकि आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के हवाले से मामलात मिल सकें। और अगर आप केस को फेस कोर्ट में ही कर रहे हैं तो आप कोर्ट से डिमांड कर सकते हैं कि जैसा मैं उन इम्पोर्टेंट जगहों पर जा सकता हूँ जहाँ पर ये सारे मामलत हैं, ताकि आपको फुल प्रोटोकॉल दिया जा सके। आप कोर्ट से इजाज़त लें तो उन इम्पोर्टेंट जैसे जो भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर कोई क्राइम कमिट किया हो तो आपको देखने के बाद कुछ सारी चीज़ें सामने आ जाएं, तो वो कोर्ट की इजाज़त के मुताबिक आपको फेस करना पड़ता है। ये नहीं कि आप खुद ही अकेले चले जाएँ, कोर्ट की इजाज़त के मुताबिक जाएंगे तो फिर आपको प्रोटोकॉल भी मिलता है और आपकी सेफ्टी भी रहती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट व्यू, क्लाइंट से बात करना
उसको सुनना हालात व वाक़यात को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। वो वाक़यात के पस मंज़र की वजाहत कर सकता है, यानी केस के हवाले से रिलेटेड बात करें जो भी है, क्योंकि बहुत सारे बातें आस्ता आस्ता इंसान भूल जाता है, याद भी आती हैं। बहुत सारी चीज़ें प्रेशर में जो है वो आपका क्लाइंट भूल भी सकता है। उसे रिलैक्स करें, उसकी हर बात को सुने और समझने की कोशिश करें, ना कि अपनी सुनाकर बंद कर दें। कभी भी अपनी क्लाइंट को नज़रअंदाज ना करें, हमेशा उसको बहुत एहतियात के साथ सुने। केस के हक़ाक़ जाने से आप ये भी जान पाएंगे कि आप अदालत से क्या रली मांग रहे जा रहे हैं, और इसके बाद आप अपने केस के हालात व वाक़यात और अपने दलाल को तरगीब दे सकते हैं और मतलूबा नताइज हासिल कर सकते हैं। तो आप जो है केस की बाकी जो पॉइंट हैं 5, उसको भी फिर इंशाल्लाह आप फेस अप करके कामयाबी की तरफ हो जाते हैं। तो कोई खुल्लम खुला फतह ये आपकी नहीं, इसमें आपकी जो है वो फोर्स यानी एक स्ट्रगल आपकी लाजमी है। तो एक वकील को इतना चौकस यानी चोखा होना चाहिए, चोखा से मुराद की ज्ञानी होना चाहिए, नॉलेज होल्डर होना चाहिए और वेल जो है एजुकेटेड होना चाहिए कि अगर अदालत उनको रिलीफ दे जिससे ज़्यादा का वो हकदार है, तो वकील इसको रिलीफ पर भी कभी मुतमिन नहीं होना चाहिए। वकील को कभी भी खुली फतह पर मुतमिन नहीं होना चाहिए, बल्कि अदालत को सही और मेरिट पर फैसला करने की तरफ राग़ब करना चाहिए ताकि आपको सही कामयाबी मिल सके। यहाँ पर फैक्ट क्या है कि अगर अदालत आपके सामने कोई मजाज रखती है तो अदालत में तरफ से खुला रिलीफ देती है, तो आप कह सकते हैं जैसा ये चीज़ ठीक नहीं है, ये एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा, जो कानून के मुताबिक बनता है आप उन्हें दे दें। आपके इस मामले को मैं समझता हूँ कि इसको इस तरह होना चाहिए, आप अपनी राय पेश कर दें, बाकी जज साहब जिस पर जो है वो फिर कलम बंद कर दें, फिर उस मामले को जनाब अला कोई भी हला नहीं सकता। तो इसमें बता दूँ आपको एक पॉइंट और, मुर्दा घोड़े से ना मरे। जब आप अपने केस अच्छी तरह से तैयार करेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि केस का वो कौन सा पहलू है जो काबिल दफ़ा है, और इसको तस्लीम करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। इससे अदालत आप पर इत्मीनान बढ़ता है। अदालत का कुछ कामयाबी मुकला आपको मशवरा देंगे कि ये केस काबिल दफ़ा बुनियादों पर तैयार करें, लेकिन कौन सा पहलू काबिल दफ़ा है और कौन सा नहीं, इसका पता आपको तभी चलेगा जब आप अपना केस अच्छी तरह से तैयार करते हैं। केस के ऐसे पहलू जो कि काबिल दफ़ा हैं, इन पर टाइम खर्च करना मुर्दे घोड़े को कोड़े मारने के मुतरादिफ है। ठीक है, यानी ऐसे ही चीज़ के ऊपर ही बहस नहीं करनी, मज़ीद फैक्ट्स भी देखने हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक वकील के लिए कि एक चीज़ ही पर न मरे, बाकी मज़ीद चीज़ों को भी देखिए। केस को दूसरी साइड से भी तैयार करें। अगर आपको कोई पास कोई केस है तो उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स को आपने समझना है। केस को दूसरी साइड से भी तैयार करें, हमेशा अपने केस को दूसरी साइड से भी तैयार करें, यानी आप अपनी तैयारी में ये भी शामिल करें कि अगर आप मुखालफ साइड के वकील होते तो आपके क्या दलाइल होते। इससे ना सिर्फ आपकी बेहतरीन तैयारी होगी, बल्कि आप मुखालफ वकील के उठाए गए पॉइंट्स के लिए पहले से तैयार होंगे और मौका पर इसका जवाब दे सकेंगे। आप इसके लिए अपने जूनियर्स या अपने साथी वकला की मदद भी ले सकते हैं। जैसे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा मरियम्मा ने बताया कि रसूलुल्लाह का दरियाए रहमत जोश में था। उन्होंने रसूलुल्लाह से जो है वो पूछ लिया, क्योंकि रसूलुल्लाह ने वादा किया था मुझसे पूछो क्या पूछना चाहती हो मांगो। तो उन्होंने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी से मशवरा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा कि मराज शरीफ पर जब आप गए थे तो अल्लाह ने आपको क्या बताया। तो जो कि रसूल ने वादा किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया कि जो बग़ैर हिसाब किताब के जाना चाहता है उसके लिए पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ दे वो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत जाएगा। तो जब बीबी ने ये बताया अबू बकर सिद्दीक़ को, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगे। तो बीबी ने पूछा ये तो अच्छी खबर है, तो आप क्यों रो रहे हैं। तो तब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बताया कि बेटी ये आप जो है इस बात का एक रुख देख रही हो कि रसूलुल्लाह ने फरमाया जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा वो जन्नत में जाएगा। आप ये फैक्ट क्यों नहीं देख रहे कि जो शख्स किसी का जुड़ा हुआ दिल तोड़ देगा वो कहाँ जाएगा, जहन्नुम में। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हर केस के आपने दोनों रुख देखने हैं ताकि आपका जो वकील दूसरा भाई है, वकील भाई, वो आपकी जब कोई बात करे तो आप उसका बखूबी जवाब दे सकें। और तरतीब हालातों वाक़यात के हवाले से आखिरी बात यह है कि हमेशा इनको तरतीब में लेकर आएँ और अदालत में तरतीब से अपने केस के हक़ाइक़ बयान करें। अगर इनमें तरतीब ना हो तो अदालत को इससे बहुत तकलीफ़ होती है। कानून को जानना और जज को जानने अगले हिस्से में डिस्कस करेंगे। मज़ीद मैं इस तरह की और वीडियो बनाऊंगा और मज़ीद एक बुक जो मेरे हाथ लगी है वो भी इंशाल्लाह जो मुझ तक पॉइंट ऑफ व्यू पहुँचे हैं
किसी हवाले से, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करूँगा। सो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस लाजम करें इंशाल्लाह। तो इस बुक में देखें क्या है कि बेहतर वकील कैसे बने, एक अच्छे वकील के औसाफ क्या हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो सुबह फजर का वक्त हो चुका है। सो नमाज, अल कुरान, दुरूद पाक लाजम पढ़ें, अल कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ें और अल्लाह को वाहद जानें और अल्लाह की वाहदनियत को बयान करें और शिरक जैसे गुनाह से बचें। अगर आप पहले इसमें मुतला थे तो तौबा करें और शिरक जैसे गुनाह से बचें। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझें, तबलीग करें, अपने बच्चों की तरबियत करें और कोशिश करें कि दावा करें कि एजुकेशन पॉलिसीज़ में अरबी लैंग्वेज जो सीखने का जो सब्जेक्ट है उसे लाजम कर दें।